खबर मैं आपको बता दूं, इससे पहले कि हम अगले सत्र का रुख करें, दिग्विजय सिंह कांग्रेस के नेता हमारे साथ होंगे, लेकिन बड़ी खबर इस समय यही आ रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिखर सम्मेलन के मंच से कहा कि जिस तरीके के आरोप गृह मंत्री महाराष्ट्र के अनिल देशमुख के ऊपर लगे हैं, अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो मैं उनसे फौरन इस्तीफा ले लेता। तो बड़ी खबर इस समय की यही है कि शिवराज सिंह चौहान जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका 1 साल पूरा हो रहा है। एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन के मंच से उनकी बड़ी बात यही कि अनिल देशमुख से फौरन इस्तीफा ले लेना चाहिए उद्धव ठाकरे को। बड़ी खबर इस समय की हम आपको बता रहे हैं। और अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो एक पल नहीं सोचता और फौरन गृह मंत्री अनिल देशमुख की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा उनसे ले लेता। और एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन के मंच पर सुमित अवस्थी से बातचीत में उनका यही कहना था कि जिस तरीके से महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के ऊपर उंगली उठी है, उसको लेकर यही मैं होता अगर मुख्यमंत्री तो उनसे फौरन इस्तीफा ले लेता। सुन लेते हैं एक बार क्या कुछ कहा शिवराज सिंह चौहान ने। तो राज्य के मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री का कामकाज जितना आप समझ सकते हैं, समझा सकते हैं हम लोगों को, वो ज्यादा बेहतर होता। अगर आपके राज्य में आपके गृह मंत्री पर आपके राज्य का पुलिस कमिश्नर आरोप लगाए कि इस तो वसूली के लिए मुझे बोलते थे, तो एक मुख्यमंत्री होने के नाते जो कल महाराष्ट्र में हुआ आप समझ गए होंगे, मैं उसी रेफरेंस पे बात कर रहा हूं, आप क्या करते? तुरंत इस्तीफा ले देता। मतलब कोई ये सवाल है? अगर खुले आम आरोप लग रहे हैं और जितना मैंने टीवी में देखा, सिलसिलेवार कई चीजें कही गई है, उसके बाद तो पद पे बने रहने का कोई सवाल ही नहीं है। मैं तो ये मानता हूं कि नैतिक रूप से, अब वो नैतिकता का तो कोई सवाल नहीं है, लेकिन एक क्षण भी ऐसे व्यक्ति को मंत्री के पद पर रहने का अधिकार ही नहीं है। पर जिस पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई की गई हो, उसको हटाया गया उस पोस्टिंग से, क्या उस पर उसकी बातों पर भरोसा किया जा सकता है? उसकी जांच की जा सकती है, उसमें क्या दिक्कत है? तथ्यों को देखा, लेकिन जिस सिलसिलेवार बताया है उससे तो वो शब्द ही और जो सिलसिला उसका बनाया हुआ है, कब कितने बजे कहां, वो सारी चीजें जितनी मैं देख पाया, मुझे एकदम पूरे प्रकरण की जानकारी एक एक बात की नहीं, लेकिन उसको देख के तो लगता है 100% सही है वो। क्या शरद पवार साहब अपने गृह मंत्री को बचा रहे हैं? अब ये तो वो देखें, शरद पवार जाने, उद्धव ठाकरे जी जाने, लेकिन जरा भी उन लोगों में नैतिकता है तो ऐसे व्यक्ति को पद पर नहीं रहने देना चाहिए। तो हमने आपको सुनवाया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का क्या कहना है, और हम बार बार आपको बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश की सरकार ने 1 साल पूरा कर लिया है और इसीलिए हमने ये मंच सजाया है। तमाम जो नेता है मध्य प्रदेश के, वो इस मंच पर एक एक कर आ रहे हैं और एक बहुत ही खास मेहमान अब हमारे बीच आ चुके हैं। कांग्रेस के दिग्विजय सिंह जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी, साथ ही मैं मेरे सहयोगी विकास भदौरिया को आमंत्रित करना चाहूंगी। और दिग्विजय सिंह जी से यही सवाल कि कांग्रेस का असली राजा कौन, चाहे वो राष्ट्रीय कांग्रेस की बात हो, चाहे वो मध्य प्रदेश कांग्रेस की बात हो, और शिवराज सरकार के 1 साल के लिए क्या आकलन दिग्विजय सिंह का। ओवर टू यू विकास भदौरिया। बहुत बहुत शुक्रिया शोभना, हमारे साथ दिग्विजय सिंह जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश शिखर सम्मेलन के लिए। बहुत बहुत स्वागत है दिग्विजय सिंह जी आपका। सवालों के सिलसिले को अनुमति हो तो शुरू करें जी। आपका माइक ये वाला होगा। 1 साल शिवराज सिंह की सरकार को हो गए हैं, किस तरह से देखते हैं आप इस 1 साल के कार्यकाल को, क्योंकि इस बार कुर्सी उन्होंने आपके घर से छीन के लेकर अपनी सजाई है। 2018 के विधानसभा चुनाव में जनमत कांग्रेस के साथ था। उसके बाद जो सरकार हमारी चली कमलनाथ जी के नेतृत्व में, जितने हमारे वादे थे, वचन थे, उनको पूरा करने का सिलसिला शुरू हुआ। किसानों का कर्जा माफ हुआ, बिजली की दरें कम हुई आम लोगों के लिए, मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए, किसानों के लिए। वृद्धावस्था पेंशन, गरीबों की पेंशन, विधवाओं की पेंशन जो मेरे कार्यकाल में 300 रुपए माहवार हुआ करती थी, और 15 साल तक इन लोगों ने 1 रुपया गरीबों की पेंशन में नहीं बढ़ाया। उन्होंने तत्काल 600 रुपए किया और उसको 1000 रुपए करने वाले थे प्रति माह। उसके पश्चात मिलावट के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई, भूमाफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई, व्यापम की जांच की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। भ्रष्टाचार के जितने भी प्रकरण हमारे सामने थे, चाहे ई टेंडरिंग का,
चाहे सिंहस्थ मेले का, चाहे इंदौर नगर निगम के पेंशन घोटाला, चाहे रेत माफिया का घोटाला, इन सब घोटालों पर जांच शुरू हो गई थी। और इसी बात को लेकर स्वयं शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि हमको सरकार गिराना आवश्यक इसलिए हो गई थी, नहीं तो हम बर्बाद हो जाते। अरे बर्बाद कैसे हो जाते? 15 साल में आप लोगों ने इतना कमाया खाया है, उसकी चिंता आपको थी? जनता ने आपको बहुमत नहीं दिया था। और उसके बाद आपने षड्यंत्र करके अकूट पैसा जो आपके पास 15 साल की कमाई और ये 2014 से लेकर आज तक जो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी मोदी शाह सरकार के नेतृत्व में कमाई खा रही है, उसका सदुपयोग उन्होंने, या दुरुपयोग, हम तो दुरुपयोग कहेंगे, लेकिन उन्होंने सदुपयोग किया 35 करोड़ 50 करोड़ रुपए देकर। सरकार गिरी। लोगों ने, हमने काफी कोशिश की बचाने की, लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन उसके बाद भी हम लोग सरकार नहीं बचा पाए। सिंधिया जी पर हमको भरोसा था, क्योंकि सिंधिया जी हमारे उभरते हुए नेता थे और कमलनाथ जी के बाद उन्हीं का नंबर आता। लेकिन उसके बाद वे भी चले गए, सरकार हमारी गिर गई। कमलनाथ जी ने 15 महीने में जो कुछ किया है वो इतना रचनात्मक रहा है कि हम इसको भुला नहीं सकते। लेकिन सुन लीजिए। उसके बाद इन्होंने सरकार अपनी बनाई, खरीदी हुई सरकार। उस खरीदी हुई सरकार में 1 साल में क्या हुआ, आपने मुझसे पूछा था ना, मैं आपको बताता हूं। व्यापम नंबर 2 हो गया। मुरैना के 10 लड़के और एक ही समुदाय के एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर के पदों पर जब व्यापम का इम्तिहान हुआ, तो एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ऑनलाइन एग्जामिनेशन देने का ठेका दिया गया। और उसमें क्या हुआ, ऐसे लोग जिनको कि एग्रीकल्चर ग्रेजुएट होने में 7 से 8 से 10 साल लगे, उनको 200 नंबर में से 198, 199, 197 नंबर। मैंने खुद ने वो क्वेश्चन पेपर देखा, थोड़ा पढ़ा लिखा मैं भी हूं, मैं उसमें से आधे ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता था। और उनको, ऐसे लोग जो कि पढ़ने में लीचड़ हो, उनको इतने नंबर। व्यापम नंबर 2। रेत घोटाला चालू हो गया, रेत माफिया पूरा। आज उनके परिवार, मेरा तो शुरू से आरोप रहा है, पूरा शिवराज सिंह का परिवार जैत गांव का अवैध रेत खनन में लिप्त है। अगर उनमें साहस है तो मुझे अदालत में चले, मानहानि का दावा करके दिखा दे। पूरे तरीके से हर चीज में घोटाला। अब घोटाला वैक्सीन का भी, वर्कर्स पर, उन पर फोन उनको लगाया गया, वैक्सीन लगाई गई, उन सबको अपना फोन नंबर देना था। 1.25 लाख लोगों के वैक्सीन का एक फोन नंबर। इसका जवाब आपको प्रश्न पूछना चाहिए था। ये अगर अगली बार आप करें तो मुझसे प्रश्न ले लीजिएगा उनसे पूछने के लिए, क्योंकि आप तो उनको केवल राजी करने के लिए प्रश्न पूछेंगे। नहीं, हमने तो सारे कठिन सवाल पूछे, जो आपके आरोप है लगा रहे हैं। मेरी बात सुन लीजिए, ज्यादातर सवाल पूछे। मेरी बात सुन लीजिए, पूरा मुझे बोलने दीजिए। तो आप मुझसे प्रश्न पूछ लिया करिए, तो आपको पता पड़ जाएगा कौन कौन से प्रश्न पूछने हैं। ऐसी लंबी फहरिस्त है। अभी मैं आपको बताता हूं पन्ना की घटना। आदिवासियों और अनुसूचित जातियों की जमीन पर एक बहुत बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता के सहयोगी ने उस पर फर्जी रजिस्ट्री कराकर उस पर कब्जा कर लिया। उसको 90 लाख रुपए में जमीन खरीदना बताया। कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि इस सरकार में मेरा आरोप पत्र मैं पूरा कर लूं, उसके बाद आप पूछिए या करना पूछें। अगर आप उनको, आप यही कह रहे हैं, आप उनको मदद करना चाहते हैं तो मत करिए। नहीं, हम नहीं करना चाहते। अच्छा ठीक है, ठीक है। मैं तो आपको इतना मौका दे रहा हूं कि आपने सारे एक एक करके घोटाले गिना दिए। अभी तो पूरा नहीं हुआ, लिस्ट पूरी है मेरी। आगे सवाल में वो आप बता सकते हैं। मेरा सवाल ये है कि आपने कहा कि आपके विधायक चले गए, 35-35 करोड़ में खरीदे गए। आप तो महाचाणक्य माने जाते हैं, मध्य प्रदेश के भी, कांग्रेस के भी,
फिसल कैसे गई सरकार? आपको बड़ी आप तो गुड़गांव गलतफहमी से है। विधायकों को छीन के ले आए थे। आपको बड़ी गलतफहमी है। वैसे तो आप इस देश में केवल एक चाणक्य जानते हैं, अमित शाह को, और किसी को जानते हैं नहीं। नहीं नहीं, अभी जो हम कह रहे हैं वो तो जमाने से लोग कहते रहे हैं आपके लिए, फिर हम सरकार कैसे मैं फिसल इसको गई? स्वीकार नहीं करता। मेरे ऐसा नॉन पॉलिटिकल आदमी कहीं मिलेगा नहीं आपको। अच्छा, तो एक बात बताइए। इसमें हंसने की क्या बात है? नहीं, इसमें हंसने की बात इसलिए क्योंकि आप कह रहे हैं कि मेरे जैसा नॉन पॉलिटिकल नहीं मिलेगा। लेकिन एक बड़ा सवाल ये था कि कमलनाथ और ज्योतिरादित्य के बीच एक समन्वय की जरूरत थी, वो समन्वय की भूमिका आप निभा भी रहे थे। फिर क्या हुआ ऐसा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया हाथ से निकल गए और सरकार भी निकल गई? असल में अति महत्वाकांक्षा। लोकसभा चुनाव के पहले तक सिंधिया जी बिल्कुल ठीक थे। लोकसभा चुनाव के बाद वो डिप्रेशन में चले गए। उनको उम्मीद नहीं थी कि उनका चेला और चेले का बेटा से वो चुनाव हार जाए, और वो तब भी जबकि उन्होंने बीएसपी को मैनेज कर लिया, बीएसपी के मैनेज करने के बाद चुनाव हार जाए, तो वो उसको चुनाव तो आप भी पचा हारे नहीं पाए। भोपाल में। मैं तो हाँ, तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, चुनाव जीतते हारते मैं तो डिप्रेशन में ना कभी था न कभी रहूंगा, क्योंकि मैं हमेशा से स्पोर्ट्समैन रहा हूं, और स्पोर्ट्समैन जो होता है वो कभी डिप्रेशन में ही जाता। इसलिए मैं जिस दिन चुनाव हारा, दूसरे दिन से मैंने कहा चलो अगले चुनाव की तैयारी। तो बात यही है कि हमारे सिंधिया जी महाराज हम उनको कहते हैं, भाजपा ने उनको भाई साहब बना दिया, इसका भी मुझे दुख है। कहाँ महाराज हम बनाते रखे, लेकिन उसके बाद वे डिप्रेशन में चले गए। और डिप्रेशन में मेरी उनसे कई बार चर्चा हुई इस बारे में, कई बार मेरे उनको आमंत्रित किया, मेरे घर आए। मेरे बेहद अच्छे संबंध उनके साथ थे, और आज भी हमारा वैचारिक मतभेद होता है, मैं उनका विरोध करूंगा, राजनीतिक विरोध करूंगा, लेकिन पर्सनल विरोध नहीं करूंगा। उनसे मेरी चर्चा होती थी, घंटों हम लोग बैठ के उनको समझाते थे कि ठीक है, आप ठीक हो जाएगा, लेकिन उन बड़े निराश हो गए थे। राहुल जी ने उनको तत्काल महामंत्री भी बना दिया था, वर्किंग कमेटी में ले लिया था। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का प्रियंका जी के साथ उनको चार्ज भी दे दिया गया था। हम लोगों ने, कांग्रेस ने हमेशा, बनना तो वो मुख्यमंत्री चाहते थे। सोनिया गांधी ने और राहुल जी ने, प्रियंका जी ने, पूरे गांधी परिवार, नेहरू गांधी परिवार ने इनका हमेशा सम्मान किया, माधवराव जी सिंधिया का सम्मान किया, और जब मौका मिला उनको अवसर दिया, चाहे सरकार में या सरकार के बाहर, दोनों को खूब अवसर मिला। लेकिन ठीक है, अब उनको लगता था कि अब बहुत ज्यादा उम्मीद शायद उनकी कांग्रेस से नहीं थी, तो चले गए। नहीं, तो राहुल गांधी ने कहा कि अगर सिंधिया जी पार्टी में होते तो मुख्यमंत्री बना देते। जिस वक्त मुख्यमंत्री बनाने का मौका था उस वक्त तो बनाया नहीं। इसलिए क्योंकि हम जो है लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करते हैं। 114 विधायकों में से उनके पास 25 विधायक भी नहीं थे, कैसे बना देते? जब आप हमेशा बात करते हैं, आप लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ काम करते हैं, हमेशा से कांग्रेस पार्टी में विधायकों का निजी मत 1 to 1 लिया जाता है, और 90 से ज्यादा विधायक कमलनाथ जी के साथ थे। तो हम कमलनाथ जी का हक कैसे मार दें, बताइए? नहीं, वो तो जो 90 विधायक कमलनाथ जी के साथ थे, सिंधिया जी कहते हैं वो तो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी की मिल के थे। हाँ ठीक है, मेरा समर्थन कमलनाथ जी को था। तो इसी वजह से तो पार्टी छोड़ के चले गए। आपको अगर पार्टी की चिंता थी तो आप उनको मना लेते कि मैं अपने विधायकों का समर्थन इतना ही दे देता मेरे पे विश्वास था तो मेरी बात क्यों नहीं मानी? अगली बार मैं उनको बनवा देता। तो आप अभी ये कह रहे हैं कि एक स्थिति ऐसी बन सकती है कि उनको अब फिर क्या से बनेगी? अब मुख्यमंत्री तो बनाया चले जा गए, सकता अब तो है? छोड़ के चले गए, अब भाजपा में मेरा असर थोड़ी ना है। तो ये जो पासा पलटा है, 28 विधायक छोड़ के गए, ये कोई सूरत नहीं है कि लौट भी आए? ये सारा निर्णय जो है हमारी कांग्रेस की लीडरशिप और वर्किंग कमेटी तय करती है, मैं थोड़ी तय करता हूं। जी हाँ, एक बाटला हाउस इनकाउंटर को लेकर फैसला आया है। आप उस इनकाउंटर के फैसले के बाद फिर से सुर्खियों में आ गए। मैं समझता था कि आप चर्चा करेंगे 1 साल का। नहीं, 1 साल की भी चर्चा कर रहे हैं। इस 1 साल की चर्चा से, हाँ 1 साल की चर्चा करिए ना। इससे और भी बहुत मुझे कहना है इस साल के बारे में, बहुत कुछ कहना है। 1 साल में आया, चूंकि नहीं, बाटला 1 साल हाउस में का कुछ नहीं इनकाउंटर। आया। ये सब आप लोगों को इस तरह के प्रचार प्रसारित करने के और दिग्विजय सिंह को बदनाम करने का और भारतीय जनता पार्टी के हक में बयानबाजी कराने के लिए आपका ये प्रयास है। नहीं, लेकिन अगर इसमें कोई सच्चाई नहीं है तो आप बोल दीजिए कि सच्चाई किस बात की नहीं है। सच्चाई? किस बात की बाटला सच्चाई? ये हाउस मुद्दा ही नहीं इनकाउंटर को है। लेकर ये मुद्दा ही नहीं है। अब ये मुद्दा तो बना हुआ है। आप बना रहे हैं।
नहीं, ये मुद्दा जब जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट हो गया उसमें किसको आपत्ति है? उससे पहले जो आपने कहा था, जब मैं आप वही उसकी पूछना चाह जब रहा हूं। उस समय की क्या चर्चा आप नहीं कर अभी रहे भी हैं, मानते आप हैं? उस समय की जब चर्चा नहीं कर रहे हैं फिर ये विषय क्यों उठा रहे हैं? नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूं इसीलिए मैं कि कहता हूं आपका कभी कभी एबीपी पर एनकाउंटर आपके कुछ बड़े जो लोग हैं उनकी नीयत पर मुझे भरोसा नहीं होता है। नहीं, आप नियत पे बिल्कुल भरोसा रखिए। मैं बस ये जानना चाह रहा हूं कि इनकाउंटर के वक्त जो आपका बयान था, अब फैसले के बाद भी आप मानते हैं आपकी सहानुभूति उन आतंकियों के साथ है जिनको अदालत ने फांसी दी? जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट को मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूं। तो आप ये मानते हैं कि इस कोर्ट का जो फैसला है इसको अब हायर कोर्ट में वो उस नहीं पर ले निर्भर जाना करेगा, चाहिए? उनके परिवार पर निर्भर करेगा। मैं कोई पिटिशनर नहीं हूं। आपके ऊपर ये आरोप लगते हैं कि आप राजनीति का सांप्रदायिककरण करना चाहते हैं इस तरह के मामलों पर बयान देकर। आप सांप्रदायिकता के प्रतिमूर्ति बन चुकी है एबीपी आजकल मोदी शाह के नेतृत्व में। मैंने हमेशा कम्युनल हिंदू और कम्युनल मुसलमान के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, और आज मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसके खिलाफ आरएसएस ने भी मानहानि का दावा किया है, और आपके भारतीय जनता पार्टी के मित्र ओवैसी ने भी मेरे खिलाफ मानहानि का दावा किया है, क्योंकि मैंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए जिसने नफरत फैलाई मैंने उसके खिलाफ कार्रवाई की, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, मैं उसकी परवाह नहीं करता। और यही कांग्रेस है, यही सनातन धर्म है, और यही हम इसको मानते हैं। मैंने सभी धर्मों के ग्रंथ पढ़े हैं, चाहे भगवत गीता हो, चाहे रामचरितमानस हो, चाहे कुरान हो, चाहे बाइबल हो, चाहे गुरु ग्रंथ साहब हो। मैंने, और पूरा सूत्र में यही है कि इंसानियत ही धर्म है। और स्वामी विवेकानंद जिसके बारे में भाजपा बहुत कुछ कहती है, उन्होंने स्वयं ने इस बात को कहा है कि सभी धर्मों का रास्ता अलग अलग है लेकिन मंजिल एक है। तो मैं कम से कम सांप्रदायिकता का आरोप तो मैं खारिज करता हूं। जी, लेकिन आपके ऊपर आपने कहा कि मानहानि का दावा किया गया है। ये मानहानि का दावा इसलिए किया गया क्योंकि आप ध्रुवीकरण करना चाहते थे वोटों का। इसलिए किया गया क्योंकि मैंने आरएसएस के कार्यकर्ताओं की पोल खोलकर उनके समझौता एक्सप्रेस, मालेगांव, इन सारे प्रकरणों में सप्रमाण मैंने आरोप लगाए थे। मैं जब मुख्यमंत्री था तब मेरे पास ये प्रमाण थे और आज भी हैं कि किस तरह आरएसएस के लोग, सुनील जोशी जो उस बेचारे गरीब ब्राह्मण की हत्या आरएसएस के लोगों ने करवा दी, उसने किस प्रकार से ट्रेनिंग दी थी लोगों को बम बनाने की। मऊ में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, उस बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर मंदिर पे बॉम्ब फेंका था और उसके बाद फेंकने वाले भी हिंदू, लेकिन उन्होंने जाके मुसलमान मोहल्ले में आग लगा दी। मैंने उसकी जांच कराई और उसमें बात सामने आई कि एक हमारे आरएसएस के उनके कार्यकर्ता के फार्म हाउस पर बॉम्ब बनाने की ट्रेनिंग उनको दी जाती थी। उसका मेरे पास वीडियो क्लिप है, प्रमाण है, उसके आधार पर मैं आरोप लगाता था। जी, आपने आरोप मुंबई में जो ब्लास्ट हुए थे मुंबई में भी लगाए। मुंबई के बारे में नहीं कहा था मैंने कहा था, आप शायद पढ़ सिल के आते नहीं नहीं, मुझे याद है हेमंत करकरे को लेके आपका एक बयान था। मेरा सुनिए, मेरा कोई बयान नहीं था। मेरा बयान था मालेगांव ब्लास्ट 1, ब्लास्ट 2, मोडासा, अजमेर दरगाह शरीफ, मक्का मस्जिद हैदराबाद और समझौता एक्सप्रेस, उनके बारे में था। और सप्रमाण मैंने उन लोगों के नाम लिखे थे और दिए थे। और सुनील जोशी के मर्डर में मैंने कहा था, तीसरे दिन मैंने कह दिया था कि आरएसएस के लोगों ने इसका मर्डर करवाया है, क्योंकि वो गरीब ब्राह्मण को कोई पैसा इन लोगों ने दिया नहीं। वो गरीब ब्राह्मण इनसे कह रहा था कि मुझे पैसा दो नहीं तो मैं सब पोल खोलूंगा, उसके लिए उसकी हत्या कर दी गई। यही तो आपके ऊपर आरोप लगते हैं कि आप एक खास पार्टी को नहीं टारगेट करके, एक पार्टी को नहीं, संगठन को कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। जी बिल्कुल, संगठन को ध्यान में रखकर वो संगठन, वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। वो संगठन जो भी रजिस्टर्ड नहीं है, जिसमें साहस नहीं है रजिस्ट्रेशन का, जिसमें साहस नहीं है अपना खाता खोलने का, चंदा आता है वो कहां जाता है, इसका कोई प्रमाण नहीं है आरएसएस के लोग। लेकिन अभी उमा भारती जी यहां पर जुड़ी हुई थी, उन्होंने कहा कि संघ की ट्रेनिंग में चले जाना चाहिए राहुल गांधी को अनुशासन सीखने के लिए। पहले वो शुरुआत वो कर दें। तो आपको लगता है कि उनको भी अनुशासन सीखने की जरूरत है? मैं तो इतना ही कहूंगा कि अगर संघ से इतना ही प्रेम है उनको तो जरूर उसमें ट्रेनिंग में चली जाए। आजकल तो महिलाओं को देने लगे हैं ट्रेनिंग वो। तो उन्होंने कहा कि संघ किसी पार्टी से जुड़ा नहीं है, वो सांस्कृतिक संगठन है जी। उस पार्टी से, इससे बड़ा मजाक, इससे बड़ा मजाक कभी हो सकता है?
अच्छा, आपको लगता है वो किसी पार्टी का संगठन है? 100%। और आप इसका सर्वे करवा लीजिए, चलिए एबीपीसी बात का सर्वे करवा ले कि संघ का सपोर्ट किसको है। चलिए मैं इससे बाहर निकलता हूं, बंगाल की बात कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल में आप नहीं दिख रहे हैं, कमलनाथ जी रोज प्रचार करने जा रहे हैं। क्या आपने अपने आप को रोक रखा है या पार्टी ने आपको रोका हुआ है? देखिए, मैं हमेशा संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं। जहां मुझसे कहा जाता मैं जाता हूं, जहां नहीं कहा जाता वहां नहीं जाता हूं। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि आपका इस्तेमाल नहीं हो रहा है? आप तो एक राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु के तौर पर माने और देखे जाते हैं। राहुल जी को किसी गुरु की आवश्यकता नहीं थी। आप मानते हैं कि जो केरल में हो रहा है, कांग्रेस के नेता छोड़ के जा रहे हैं, उसी राज्य से लोग ऐसा है, सब खरीदे जा रहे हैं, सब खरीदे जा रहे हैं। आप कहां खरीद फरोख्त नहीं हो रही है? बंगाल में खरीद फरोख्त हुई, उसके पहले अरुणाचल में हुई, नागालैंड में हुई, मेघालय में हुई, गोवा में हुई, मध्य प्रदेश में हुई, राजस्थान में हुई, तमिलनाडु में हो रही है, केरला में हो रही है। कहां खरीद फरोख्त नहीं हो रही है? तो आप कौन कर रहा है? केवल एक पार्टी कर रही है, भाजपा। राजस्थान में जब आपकी सरकार बनी, अशोक गहलोत, उनको भी पूर्ण बहुमत नहीं था, सरकार बन गई, वहां बीएसपी के लोगों ने समर्थन दिया। आप मानते हैं वहां भी खरीद फरोख्त हुई? निश्चित तौर पे खरीद फरोख्त हुई। अशोक गहलोत ने और खरीद फरोख्त की। अशोक गहलोत के प्रकरण में भी सचिन पायलट हमारा अच्छा मित्र का बेटा है, हमारा पूरा बहुत मेरी प्रिय है। लेकिन बात वही आती है, आप लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी में प्रजातंत्र नहीं है। हम जब प्रजातांत्रिक मूल्यों से अपना लीडर चुनते हैं तब आप उसमें आपत्ति क्यों करते हैं? सब सचिन पायलट क्यों नहीं बनाया? सब सिंधिया जी क्यों नहीं बनाया? नहीं, हम कहां आपत्ति करते हैं। अरे आप राजनीतिक लोग दल के तौर पे आपकी आप पार्टी के भीतर से आवाज उठती है, हम उसको दिखाते हैं। भीतर की जैसे आवाज- G23 ग्रुप है, अब वो एक आवाज उठा रहा है। G23 गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं कि क्या और उठा रहे हैं? आनंद शर्मा और गुलाम नबी क्या आजाद कह मांग रहे उठ रही है कि उनको अध्यक्ष बनाया जाए, गांधी किस- परिवार से इतर अध्यक्ष। एक बयान उनका ये बता दीजिए जहां उन्होंने कहा है कि किसी और को अध्यक्ष बना दीजिए। उन्होंने कहा है कांग्रेस को मजबूत करने का प्रक्रिया होना चाहिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आपको बस बात यह कि आपका इंडोक्ट्रिनेशन जो है माननीय, वो जो है टोटली बायस्ड है। नहीं, बिल्कुल मैं नहीं। सुनिए, जो आपकी पार्टी से बयान आ रहे हैं, हम वो सवाल पूछ रहे हैं। G23 के एक भी सदस्य का ये बयान दिखा दीजिए कि राहुल गांधी को नहीं बनना चाहिए, बताइए। नहीं, ये तो मैंने भी नहीं कहा कि राहुल आपने कहा ना, अभी नहीं, कहा। मैंने कहा गांधी परिवार से बाहर। किसने कहा? राहुल गांधी खुद कह रहे हैं और कोई नहीं कह रहा है। गांधी परिवार से बाहर का आप मानते हैं अध्यक्ष होना चाहिए? राहुल गांधी के अलावा कोई नहीं कह रहा है कि गांधी परिवार का बाहर का होना, और फिर भी चुनाव होंगे। राहुल गांधी के लिए चुनाव हुए थे, सोनिया गांधी जी के लिए चुनाव हुए थे। आप लोग कभी भाजपा से ही प्रश्न क्यों नहीं पूछते? आप आरएसएस में कभी चुनाव की बात क्यों नहीं करते? आप बहुजन समाज पार्टी में चुनाव की बात क्यों नहीं करते? आप समाजवादी पार्टी में चुनाव की बात क्यों नहीं करते? आप टीएमसी में चुनाव की बात क्यों नहीं करते? आप कांग्रेस के बारे में क्यों करते? जबकि हर चुनाव में हम सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है। लोकतांत्रिक हमारे यहाँ सबसे ज्यादा सम्मान होता है लोकतांत्रिक व्यवस्था होता है। और इसीलिए मैं कहता हूं, मैं खुद जब पीसीसी प्रेसिडेंट बना था, मैं चुनकर बना, वोट डले थे। मैं जब मुख्यमंत्री बना था, वोट डले थे। हमारी लोकतांत्रिक प्रजातंत्रीय व्यवस्थाओं में विश्वास था, है और रहेगा। और आप जितना बदनाम करना चाहे करें, हम उसकी चिंता भी नहीं करते। नहीं, हम कतई बदनाम नहीं करेंगे आपको। तो प्रशंसा कर दीजिए। जी बिल्कुल, आप प्रशंसनीय है। मैंने आपको आते ही कहा कि आप चाणक्य माने जाते थे, फिर कैसे? मैं चाणक्य नहीं हूं। एक आखिरी सवाल आपसे लूंगा। महाराष्ट्र में इस समय सरकार में बहुत उठापटक चल रही है। आरोप लग गए सीधे सीधे गृह मंत्री पर, अनिल देशमुख पर, कि 100 करोड़ रुपए प्रतिमाह वसूली के आदेश दिए थे। कमिश्नर ने खुद चिट्ठी लिख दी, एविडेंस है इसके। कांग्रेस क्यों चुप है? ये बड़े हास्यास्पद बात है। जब तक पुलिस कमिश्नर साहब कुर्सी पर थे तब सब कुछ अच्छा था। तो आप कह रहे हैं आरोप गलत है? सुन लीजिए, सब कुछ अच्छा था। जिस दिन ये घटना हुई उसके बाद उसी दिन मैंने कह दिया था, देवेंद्र फडणवीस पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि एनआईए से जांच होना चाहिए। एनआईए की जांच के बारे में मैंने उसी दिन कह दिया था। एनआईए के डायरेक्टर वाईसी मोदी अब वो अधिकारी हैं जिन्होंने क्लीन चिट मोदी जी को, जब वो सीबीआई में थे, उन्होंने क्लीन चिट दी थी मोदी जी को गोधरा कांड में। वो उस समय भी उन्होंने एक और हिरेन पंड्या जी के मर्डर केस में भी क्लीन चिट देने वाले वाईसी मोदी स्वयं थे। सरकार आप ही की? सुन लीजिए, सरकार हमारी नहीं थी,
2004 की बात कर रहे हैं, और उसके अंदर सीबीआई के हमारे जो वो लोग थे वो जो 2004 के पहले से थे, और वहां पर हिरेन पंड्या के मामले में भी क्लोज किया गया, जिसमें हाई कोर्ट के अंदर ये पुअर इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट लगा। अब अनिल देशमुख को इस्तीफा देना चाहिए? सुन लीजिए मेरी बात यह है, एनआईए की मांग करने के तत्काल बाद मैंने ये कह दिया था, अब ये एनआईए जांच नहीं करेगी, भाजपा जांच करेगी, और भाजपा की जांच अब सामने आने लगी है, और उसमें नए नए मोड़ लगाए जा रहे हैं कि तिहाड़ जेल में कोई बैठा हुआ है, वो वहां से उसने वो केस करवाया था, और वो भी जेलेटिन कोई विस्फोटक पदार्थ जरूर है, लेकिन उसमें कनेक्टिविटी कहीं थी नहीं। ये पूरा टोटली मैनेज था, और मेरा ये अजम्पशन है, गलत हो सकता है, कि केवल किसानों का जो प्रदर्शन चला है उसमें अंबानी और अडानी जी का जो नाम आता है, अंबानी जी अडानी का नाम आता है, उनके माइंड डाइवर्ट करने के लिए ये कोई प्रयोग किया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिग्विजय सिंह जी हमारे साथ जुड़े। दिग्विजय सिंह, एक साल सरकार शिवराज की पूरी हुई, उन्होंने तमाम आरोप लगाए, उन आरोपों के जरिए शिवराज सरकार को घेरने की कोशिश की। शिखर सम्मेलन मध्य प्रदेश लगातार जारी है। अभी छोटा सा ब्रेक के बाद आपके साथ होंगे अरुण यादव और विष्णुदत्त शर्मा।